नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में हमारे जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद और उनकी जो कविता है आत्मकथा है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम कवि का जीवन परिचय, कवि का कृतित्व परिचय, इसके साथ ही हम कवि के द्वारा लिखी कविता आत्मकथा को शब्दार्थ और सप्रसंग भावार्थ के साथ में पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसमें जो आत्मकथा से संबंधित प्रश्न आए हैं, आज हम उनको उत्तर सहित करने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। मतलब कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे अपनी। देखो बच्चों, अपन ने कविता में भी पढ़ा था कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से वे अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख उनको कहाँ करना पड़ेगा, अपनी आत्मकथा में करना पड़ेगा। वहीं आत्मकथा लिखने से क्या है, उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएगी। यानी कवि इसलिए आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख नहीं करना चाहते थे अपने मित्रों के सामने, साथ ही अपनी पुरानी यादों को भी ताजा नहीं करना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे, वो ये जान गए थे कि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो आत्मकथा पढ़ने वाले उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे और वह स्वयं उपहास एवं व्यंग का पात्र बन जाएंगे। यानी कवि जो स्वयं है वो किसका पात्र बन जाएंगे, मजाक का पात्र बन जाएंगे। क्यों? उपहास का यहाँ अर्थ होता है, देखो बच्चों, मजाक। मतलब वो मजाक का पात्र कैसे बन जाएंगे भाई, उनको पता चलेगा कि कवि का जीवन कितना सरल था और कवि कितने लोगों के द्वारा ठगे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। देखो, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में अभी ऐसी कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसे दूसरों को सुनाया जा सके। यानी कवि इसलिए अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि मैंने अभी कहीं ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं। लेकिन उनके मित्र उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। साथ ही यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, अपनी व्यथा वेदनाओं को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी व्यथा वेदना, जो उनके कहाँ थी, उनके जीवन में थी, जो उनके सुखमय जीवन में जो व्यथाएं आई थी उन व्यथाओं को भुलाने का वो यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी उनकी जो वेदना व्यथा है वो उनको मतलब क्या कर चुके हैं, थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, वो सोई हुई है और शांत अवस्था में पड़ी है और वह उनको फिर से हरा करने के इच्छुक नहीं है। यानी उन व्यथा वेदनाओं को फिर से ताजा करने के वो इच्छुक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति का मतलब क्या होता है, यादें। स्मृति का मतलब होता है यादें, पाथे का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता। तो कवि क्या है, स्मृति को पाथे बनाने से क्या आशय। देखो, कवि क्या करते हैं, पाथे को अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने बीते हुए जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है। यानी कवि ने क्या किया है, स्मृति को अपना क्या बनाया है, संबल बनाया है, यानी अपना आधार बनाया है। कवि स्मृति को अपना पाथे बना रहे हैं, यानी कि कवि अपने बीते हुए जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, देखो बच्चों, ये हमारा जो प्रश्न है इसमें हमको केवल भाव स्पष्ट करना है। जहां भी पंक्तियां आती है, पंक्तियों में दो तरीके के वो आते हैं, एक तो भाव जगत आता है और एक शिल्प जगत आता है। तो भाव जगत में बच्चों क्या पूछा जाता है, केवल पंक्तियों का भावार्थ पूछा जाता है और शिल्प जगत में पंक्तियों का जो काव्य रूप है पंक्तियों का, उनमें कौन सा रस आया है या कौन से अलंकार आए हैं, ये सब जाना जाता है। तो हमें यहाँ केवल भाव जगत को स्पष्ट करना है। या कवि की जो कविता से पंक्तियां ली गई है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो हम यहाँ इसका क्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। तो पंक्तियों का भाव क्या बताया गया है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में प्रिया के प्रेम रूपी जिन सुख क्षणों की प्राप्ति की उन्होंने आशा की थी, वे सुखद क्षण उसके आलिंगन में यानी उनके गले लगते लगते उनसे दूर हो गए। कवि क्या
कर रहे थे? कवि स्वप्न देख रहे थे सुखद क्षण का। कौन से क्षणों का? सुखद क्षणों का। और जैसे ही वो सुखद क्षण उनके समीप आने लगे तो वो क्या हुआ, वो सुखद क्षण थे जो मुस्कुरा करके दूर भाग गए, यानी कवि की नींद खुल गई, यानी स्वप्न था जो देख रहे हैं उससे उनकी नींद खुल गई। इससे ये लगता है कि इस संसार में सुख की कल्पनाएं हैं जो मात्र छलावा है। क्या है? छलावा है, धोखा है या प्रवंचना है। वह थोड़ी सी झलक दिखा करके हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसी प्रकार कवि के साथ हुआ कि कवि जिस सुख को प्राप्त करना चाह रहे थे, उस जिस सुख का वो स्वप्न देख रहे थे, उस स्वप्न को देखते देखते वो जाग गए, क्योंकि स्वप्न जैसे ही वो सुख स्वप्न में उनके करीब आने लगा, आते आते और मुस्कुरा कर यानी कवि को छल करके वो भाग गया, यानी कि दूर हो गया। दूसरा देखो, ख पार्ट है इसका, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्वाग मधुमाया में। कवि यहाँ अपने प्रिया की जो सुंदरता है उसका बखान करते हुए कह रहे हैं कि वो भी क्या दिन थे जब वो अपनी प्रियतमा के साथ बैठ करके मधुर चांदनी रातों में बैठ करके हंस हंस कर खूब खिलखिलाकर उनसे बातें किया करते थे। यानी वो भी क्या समय था, वो भी कितना अच्छा समय था कि उस वक्त अनुरागिनी उषा लेती थी निस्वाग मधमाया में। देखो बच्चों, सवेरे सवेरे का जो सूरज होता है, उस सूरज से पहले जो लालिमा निकलती है, वो लालिमा थी, वो कवि के अनुसार जो उसकी प्रिया के जो गाल थे वो इतने लाल और सुंदर थे कि सुबह की जो उषा थी वो भी अपनी लालिमा किससे लिया करती थी? कवि की प्रिया से। यानी कवि कहना चाहते हैं कि प्रिया का मनमोहक मुख सौंदर्य है, यानी इतना सुंदर उसका मुख थे, उनके गाल इतने सुंदर थे कि उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर मस्त कर देने वाले थे, या उषाकालीन लालिमा भी उनकी प्रिया के जो कपोल थे, अरुण कपोल थे, उनसे लालिमा लिया करती थी। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? यानी उज्ज्वल गाथा यानी स्वच्छ और साफ सुथरी गाथा जो है वो मैं कैसे गाऊं। यानी कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखना उसको पड़ेगा। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो मेरी निजी प्रेम के मधुर क्षण थे उनको मैं सबके सामने कैसे कहूँ, क्योंकि वो सबके सामने कहने के लिए नहीं होते हैं। दाम्पत्य प्रेम की जो कहानी होती है वो व्यक्ति की एक निजी संपत्ति होती है, यानी व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, उसी निजी जीवन को मैं सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए आत्मकथा में उन क्षणों के बारे में कुछ भी लिखना यदि आवश्यक है तो वह उसको कैसे लिखे? क्यों? क्योंकि कवि का दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सफल नहीं रह पाया है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, आत्मकथ्य कविता। देखो बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इस कविता में काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित मांगी है हमसे कि आत्मकथ्य जो कविता है उसका काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखो। अभी तक हम भाव विशेषताएं देखते आए हैं, यानी भावार्थ देखते आए हैं, आज हम काव्य विशेषताएं देखेंगे। तो देखो, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम आप देखो, कविता की जो भाषा है वो शुद्ध है, साहित्यिक है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली का मतलब है जो भाषा बोलचाल की है वो वाली इसमें भाषा है, और तत्सम शब्दों की प्रधानता है, यानी कि तद्भव शब्द एक भी नहीं है, तद्भव शब्द ज्यादा करके अवधी भाषा और ब्रजभाषा में आते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यानी गंभीर, यहाँ कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ देखो बिल्कुल खड़ी बोली है, गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी सारे जितने भी शब्द है सब बिल्कुल खड़ी बोली के शब्द है। गंभीर अनंत नीलिमा ने, यानी अनंत जो ये नीलिमा यानी नीला आकाश है, इसके नीचे असंख्य जीवन का इतिहास पल रहा है। अगला देखो, कविता में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। यानी संकेतों और प्रतीक, यानी जो जीवन को कैसा बताया गया है? गागर के समान। कैसा बताया गया है? गागर यानी घड़े के समान, यानी जीवन को गागर से प्रतीक किया गया है। रीति, रीति का अर्थ है यहाँ खाली। तो आप देखो, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, यानी कवि यहाँ अपने मित्रों से क्या कह रहे हैं कि तुम इस चीज को सुनकर के सुख पालोगे कि मेरा जीवन बिल्कुल खाली घड़े के समान है। तो ये खाली घड़ा जो गागर रीति है ये खाली जीवन का प्रतीक है। कविता की भाषा में छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। छायावादी शैली यानी प्रकृति से संबंधित जो शैली है उसका भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, यानी कि छायावादी शैली यानी प्रकृति से संबंधित शैली कि उस समय का मैं कैसे वर्णन करूं जो मैंने अपनी प्रिया के साथ जो समय बिताया है, उन मधुर चांदनी रातों का मैं कैसे यहाँ वर्णन करूं। प्राकृतिक उपमानों की बहुलता से प्रयोग किया गया, यानी प्राकृतिक उपमान बहुत अधिक में है। जैसे पत्तियां,
नीलिमा, चांदनी रात आदि। अब देखो पांचवा है अलंकारों का सहज प्रयोग भी बहुत सुंदर है। यहाँ अलंकारों का प्रयोग बहुत सुंदर किया गया है। मेरी मौन, मेरी मौन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मैं और मैं दो वर्णों की आवृत्ति हुई है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी ये देखो मानवीकरण अलंकार है, यानी थक करके कौन सोता है? व्यक्ति सोता है। लेकिन यह किसको सुलाया गया है? थका करके व्यथा को यानी वेदना को सुलाया गया है। यानी मानव की जो सोने की स्थिति है वो व्यथा पर आरोपित की गई है, यानी मानवीकरण अलंकार है। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। यानी सरलता यानी जीवन की जो सरलता है वो उपहास की पात्र बनने जा रही है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। देखो बच्चों, हमने आज ये आत्मकथा के जो आत्मकथा जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता है उसके प्रश्न उत्तरों के साथ में हमने देखे, उनके उत्तरों को हमने समझने का प्रयास किया। आप इन प्रश्न उत्तरों को दोबारा पढ़िए और उनको लिखने का भी प्रयास कीजिए। और इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।